नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस पर कल नहीं दिखेगा राजस्थान का गौरव। जी हां, इस बार परेड में नहीं दिखेगी राजस्थान की झांकी। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आयोजित होती है परेड और इन झांकियों पर देश विदेश के लोगों की नजरें रहती हैं, लेकिन इस बार परेड का हिस्सा नहीं होगा राजस्थान का वैभव। विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति के रंग देखने को मिलते हैं झांकी में। प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर विभाग ने इस बार कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। झांकी के संबंध में कला संस्कृति विभाग ने नहीं किया केंद्र से पत्र व्यवहार। वही विभाग को भी डीआरडीओ की ओर से नहीं मिली किसी तरह की लिखित सूचना। कुल मिलाकर इस बार नहीं दिखेगी राजपथ पर प्रदेश की झांकी। हालांकि पिछले साल भी 4 साल बाद दिखी थी राजस्थान की झांकी, लेकिन इस बार भी राजस्थान की झांकी नहीं दिखेगी इस परेड में, क्योंकि हर बार देखने को भी मिलता है, लेटर दिया जाता है और पहले से पत्र व्यवहार जारी रहता है। लेकिन इस बार की अगर बात कर ले, आर्ट एंड कल्चर विभाग ने इस बार कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। झांकी के संबंध में कला संस्कृति विभाग ने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया केंद्र से। वही विभाग को भी डीआरडीओ की ओर से किसी तरह की लिखित सूचना नहीं मिली इसे लेकर। चर्चाओं में गृह विभाग की एक जांच। पहली बार हुआ ऐसा जब जांच रिपोर्ट से पहले ही हो गया एक्शन। दरअसल निगम चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की जांच मिली थी। गृह सचिव एनएल मीणा को इस घटना की जांच मिली थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट आने से पहले ही कोटा एसपी का तबादला हो गया। एसपी के तबादले के बाद अब जांच रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं और इसलिए गृह सचिव ने भी तैयार नहीं की घटना की कोई जांच रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट से पहले ऐसा पहली बार हुआ है जब एक्शन ले लिया गया है, यानी कार्रवाई की जा चुकी है। और चर्चाओं में गृह विभाग की ये एक जांच जरूर है, जब पहली बार ऐसा हुआ जब जांच रिपोर्ट से पहले ही मामले में एक्शन हो गया। इन दिनों सुर्खियों में सोडाला का एक होटल। अक्सर देर रात तक पार्टियां होती हैं इस होटल में। कई पुलिस अधिकारी भी पार्टियों में शामिल होते हैं और जमकर लगते हैं नाइट पार्टी में ठुमके। हालांकि सबके बीच नहीं रखा जा रहा कोरोना गाइडलाइन का ध्यान, लेकिन रसूख के चलते होटल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई न होने को लेकर एक सूत्र ने जानकारी भी दी और कहा कि सीएम सिक्योरिटी के एक पुलिस अधिकारी का लगा हुआ है होटल में पैसा और इसी के चलते होटल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं, यहाँ पर कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेट नाइट यहाँ पर पार्टी चलती है, ठुमके भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि सूत्र के हवाले जरूर ये खबर मिली है कि यहाँ पर सिक्योरिटी में लगे हुए सीएम के आवास में सिक्योरिटी में लगे एक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, जिनका पैसा इस होटल में लगा। शायद यही वजह है कि कोई कार्रवाई अब तक इस होटल में नहीं की गई। एक आईपीएस अधिकारी की आंखों में चमक। हाल ही में आई आईपीएस तबादला सूची के बाद से चेहरे पर मुस्कान आ गई है। उदयपुर रेंज में जब से मिली है सत्यवीर सिंह को आईजी की कुर्सी, तब से ये आईपीएस है। पुलिस मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक सक्रिय है। एक दशक से अच्छी पोस्टिंग की राह देख रहे आईपीएस को अब उम्मीद दिख रही है। एसीबी के शिकंजे में आने के बाद से गुमनामी में नौकरी कर रहे हैं साहब। पूछो तो जाने, एक आईपीएस के जयपुर कमिश्नरेट से बाहर तबादला होने से खुशी है। डीसीपी के तबादले से करीब 1 दर्जन थानाधिकारी इन दिनों वेरी हैप्पी नजर आ रहे हैं। असल में डीसीपी साहब ने एक व्यवस्था यहाँ पर कर रखी थी। अपने क्षेत्र में आने वाले सभी थानेदारों से हर महीने एक विशेष सुविधा लेते थे। डीसीपी साहब की सुविधा से थानेदार हो गए थे दुखी और परेशान। हाल ही में आई तबादला सूची में साहब हो गए कमिश्नरेट से आउट और अब सुकून और आराम से काम कर रहे उनके अधीन आने वाले थानेदार। सूत्रों के अनुसार एसीबी तक भी पहुंच गई थी कमिश्नरेट के इन साहब की सूचना। परिवहन विभाग में एक डीटीओ साहब के जवाब की चर्चा जोरों पर है। जवाब को साहब तो नहीं समझे, लेकिन फील्ड अफसर जरूर समझ गए और जवाब सुनकर जताई हैरत, साथ ही सुनाई दी दबी दबी हंसी। दरअसल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवि जैन ने आज परिवहन की समीक्षा बैठक की। जयपुर के चौमू डीटीओ ऑफिस की राजस्व आय आई सबसे कम। इस पर साहब ने पूछा, आखिर इतना कम क्यों आ रहा है राजस्व? डीटीओ बोले, सर हमारे यहाँ नहीं चलते भारी वाहन और छोटे वाहनों से नहीं मिलता राजस्व, नहीं होते चालान। जवाब सुन मीटिंग में मौजूद अन्य डीटीओ हक्के बक्के रह गए, क्योंकि नमक और मार्बल का परिवहन चौमू होकर आता है।
नावा सांभर से ओवरलोड ट्रक निकलते हैं इसी रूट से और इन ट्रकों के फिक्स मंथली सिस्टम के कारण यहाँ चालान नहीं होते। हालांकि साहब नहीं समझ पाए चौमू का असली गणित, लेकिन अब डीटीओ के शुभचिंतक साहब तक पहुंचा रहे हैं चौमू की गणित। बैठक यहाँ पर ले रहे थे, लेकिन बैठक के दौरान हालांकि हल्की हंसी भी जरूर, जब जवाब सुना लोगों ने तो उन्हें हंसी भी आने लगी, जो और अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। हुआ ये कि डीटीओ साहब ने यहाँ पर जवाब जो दिया उस पर मुस्कुराहट सभी के चेहरों पर थी। जवाब को साहब तो नहीं समझे, लेकिन वहां पर मौजूद जो फील्ड अफसर थे वो जरूर समझे। जवाब सुनकर हैरत भी जताई और दबी दबी हंसी भी इनकी सुनाई, क्योंकि वो गलत बोल रहे थे। दरअसल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अभी जैन ने आज परिवहन समीक्षा की बैठक ली थी और बैठक के दौरान ही राजस्व आय सबसे कम यहाँ पर आई चौमू में। इस पर साहब ने जब पूछा सवाल कि आखिर इतना कम क्यों आ रहा है राजस्व, इसी पर डीटीओ साहब ने अपना जवाब दिया और कहना यह कि हमारे यहाँ भारी वाहन नहीं चलते। सियासी गपशप की बात करते हैं। कल गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है और जयपुर शहर कांग्रेस में फिलहाल ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आखिर कौन फहराएगा कल शहर कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा? अभी तक नहीं हुई है नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति और डीसीसी को भी भंग किया जा चुका है। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास भी कल उदयपुर में है। माना यही जा रहा है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी यहां पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन ऊहापोह की स्थिति अभी है, क्योंकि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर कल गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराएगा कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति अब तक हुई नहीं है। डीसीसी को भी भंग किया जा चुका है। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास भी जयपुर में नहीं है, वो उदयपुर में है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी कल तिरंगा फहराएंगे। राजनीतिक गलियारों की रोचक चर्चा, विधायक सुरेश रावत को लेकर ये चर्चा है। सुरेश रावत जल्द ही आ सकते हैं किसी मोर्चे में। सुरेश रावत ने सतीश पुनिया से लेकर मुलाकात भी की है। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से मिले। संभवतः रावत को लिया जा सकता ओबीसी या किसान मोर्चे में, और इस स्थिति में सुरेश रावत को महामंत्री का पद भी दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ये रोचक चर्चा राजनीतिक गलियारों में जरूर सुनने को मिल रही है विधायक सुरेश रावत को लेकर कि उन्हें जल्द ही किसी मोर्चे में लिया जा सकता है, कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सुरेश रावत ने सतीश पुनिया से मुलाकात की है। भाजपा मुख्यालय में ही प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री से उन्होंने मुलाकात की और संभवतः रावत को ओबीसी या फिर किसान मोर्चे की कमान सौंपी जा सकती है, इसमें लिया जा सकता है, और इस स्थिति में सुरेश रावत को महामंत्री का पद भी दिया जा सकता है। सपना चौधरी का जयपुर में भी जलवा। एक पीटर साहब है सपना चौधरी के बड़े फैन। इन पीटर साहब के व्हाट्सएप स्टेटस में नजर आती सपना की ही फोटो। पुलिस महकमे में सपना का इस जबरा फैन की जबरदस्त चर्चा है। साथ ही अफसर भी लेते रहते हैं साहब के स्टेटस पर चुटकियां। अलबत्ता घुसखोरों को पकड़ने वाले डिपार्टमेंट में तैनात है ये साहब, लेकिन बड़े फैन है, जबरा फैन है सपना चौधरी के। पीटर साहब है जिनका बहुत बड़े फैन है, और ये माना जा रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस में अगर उनकी कभी भी नजर आती तो सिर्फ सपना की ही फोटो नजर आती है। पुलिस महकमे में सपना के जबरा फैन की जबरदस्त चर्चा भी है। अलबत्ता घुसखोरों को पकड़ने वाले डिपार्टमेंट में तैनात है ये साहब। सचिवालय के मुख्य भवन में एक कमरे का खौफ है। करीब 5 साल पहले एक साहब की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद से शुरू हुआ कमरे को लेकर डर का सिलसिला। दरअसल यहाँ आया कोई भी अफसर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाता है। चंद माह बाद ही विवादों के कारण चलते बने यहाँ पर अफसर। अब खौफ के चलते अफसरों ने भी बना ली है इस कमरे से दूरी। कमरे में वास्तु दोष भी कुछ अफसर बता रहे हैं, और ऐसे में सचिवालय में कार्मिकों के बीच एक ही सवाल है कि आखिर कब दूर होगा सचिवालय के इस कमरे का खौफ। और कोई भी इस कमरे में जाना नहीं चाहता, यहाँ पर रुकना नहीं चाहता है, और उसकी वजह यही है कि पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके, कई ऐसे अफसर हैं जो यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं सके हैं, और ऐसे में डर और खौफ जरूर यहाँ पर इन अधिकारियों में रहता है। आखिर आ ही गई दिल की बात जुबां पर। एक आईएएस अफसर हमेशा रहते किसी न किसी कारण से सुर्खियों में। इंजीनियरिंग विभाग की कमान संभाल रहे ये साहब इन दिनों परेशान है, और परेशानी का कारण है विदेश दौरे। दरअसल अपने पिछले विदेश दौरे में खूब मिस कर रहे हैं ये साहब। बड़े दिनों से मन ही मन याद करते हैं अपने विदेश दौरों को, लेकिन कुछ दिन पहले साहब के दिल की बात जुबां पर आ गई। एसोसिएशन की मीटिंग में साहब के मुंह से निकल ही गई ये बात। साहब ने सभी के बीच अपने पुराने दिनों को किया मिस, क्योंकि विदेश दौरे के आदी थे, विदेश दौरे बहुत करते थे, लेकिन अब विदेश दौरे न जाना ही परेशानी का कारण है इन साहब का। अनुमान के भरोसे कांग्रेस। जी हां, 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस 2 बातों के भरोसे है। पहली बात यह कि भाजपा इन चुनावों में नहीं करेगी बहुत अच्छा प्रदर्शन।
दूसरी बात ये कि कांग्रेस करेगी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। कांग्रेस का ये भरोसा बना है हाल में हुए चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों से। कांग्रेस के सर्वेक्षणों में भाजपा सिर्फ असम में सरकार बनाती दिख रही है, बाकी राज्यों में उसका प्रदर्शन सुधरेगा, लेकिन नहीं बना पाएगी वो सरकार। सर्वेक्षणों जैसे नतीजे आए तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा और तब राहुल गांधी संभाल पाएंगे ज्यादा अथॉरिटी के साथ पार्टी की कमान। लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस खुद के प्रदर्शन को लेकर भी कंफ्यूज है। यदि मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो क्या फिर चलेगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव? ये एक अहम सवाल जरूर है और ये सब कुछ निर्भर है चुनाव परिणामों पर। और इसीलिए कांग्रेस भी जद्दोजहद कर रही, कोशिशें लगातार जारी है कि इन राज्यों में जीत कांग्रेस दर्ज कर सके। अधरझूल में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस फैसला नहीं ले पाई है। गत 1.5 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष की खोज में कांग्रेस है। G23 लेटर बम के बाद सोनिया गांधी ने कहा था कि 6 महीने में हो जाना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। समय सीमा के मुताबिक जनवरी-फरवरी तक हर हाल में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर जून तक टाल दिया अध्यक्ष का चुनाव। कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और अच्छे प्रदर्शन के बाद राहुल की स्वीकार्यता अधिक होगी, लेकिन 6 साल में 39 चुनाव में से सिर्फ 9 में ही मिल पाई है कांग्रेस को सफलता। पूर्णकालिक अध्यक्ष रहते राहुल शायद 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते, लेकिन अब 5 राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। कांग्रेस में कई नेता दबी जुबान में 3 साल तक किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले संभाले राहुल पार्टी की कमान। अब इसका फैसला भी होगा 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से भी। जिस तरह के भी नतीजे इन 5 राज्यों के चुनाव के आते हैं उसी पर निर्भर करता है। लेकिन 5 राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो पूर्णकालिक अध्यक्ष रहेंगे राहुल और एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। लेकिन नहीं जीत मिली तब क्या होगा, और इसलिए कांग्रेस के कई नेता दबी जुबान ये कह रहे हैं कि 3 साल तक किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए। डायरेक्टर साहब का फर्जी फेसबुक अकाउंट बात जयपुर डिस्कॉम में निदेशक स्तर के एक साहब की है। डायरेक्टर साहब ने अपने फ्रेंड्स के लिए सार्वजनिक की है सूचना, फेसबुक पर उनके नाम के चल रहे फर्जी अकाउंट की सूचना। साथ ही कहा फर्जी अकाउंट की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें और ऐसे में साहब के मातहत भी फेसबुक पर अब अलर्ट दिख रहे हैं। तो एक डायरेक्टर साहब जिनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है, बात जयपुर डिस्कॉम में निदेशक स्तर के एक साहब की है और डायरेक्टर साहब ने अपने फ्रेंड्स के लिए सार्वजनिक की सूचना की है कि फेसबुक पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट चल रहा है। अगर फर्जी अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसे स्वीकार ना करें और ऐसे में साहब के मातहत भी फेसबुक पर अब अलर्ट दिख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल की बात जुबां पर, विवादों के चलते ब्यूरोक्रेसी में एक आईएएस रहते हमेशा सुर्खियों में। इंजीनियरिंग विभाग की कमान संभाल रहे साहब इन दिनों परेशान हैं। अपने विदेशी दौरे को लेकर ये साहब परेशान है। अपने विदेशी दौरे खूब मिस भी कर रहे हैं ये साहब। आखिर साहब का भी दिल नहीं मान रहा। गत दिनों एसोसिएशन की मीटिंग में दिल की बात मुंह से निकल ही गई साहब कि अब उनकी बात को लेकर साथी भी कानाफूसी करने लगे। कभी जुबां ही सही, लेकिन दिल की बात अब तक दिल में ही रखी थी इन साहब ने, लेकिन अब जुबां पर ये बात आ ही गई। विवादों के चलते ब्यूरोक्रेसी में एक आईएएस हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। इंजीनियरिंग विभाग की कमान संभाल रहे हैं ये साहब, लेकिन इन दिनों थोड़ा परेशान है। अपने विदेशी दौरे को लेकर ये परेशान है। विदेशी दौरे खूब मिस भी कर रहे हैं ये साहब। आखिर साहब का भी दिल नहीं मान रहा। भव्य ऑफिस तो बना पर सुख के दिन है बस 4। एयरपोर्ट के बड़े साहब के दिल में एक टीस है। दरअसल टर्मिनल 1 पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया ऑफिस बनवाया। 2 महीने पहले नए ऑफिस में शिफ्ट हो गए अधिकारी कर्मचारी। नया ऑफिस है कुछ ऐसा भव्य कि बस देखते ही बनता है। बड़े साहब के कमरे से तो दिखता है एयरपोर्ट का पूरा नजारा। विशाल खिड़कियों से देख लेते हैं हर विमान का मूवमेंट। लेकिन अब अप्रैल से निजी हाथों में जाने वाला है एयरपोर्ट और फिर निजी कंपनी के अफसर बैठेंगे इस लग्जरी कमरे में। अब बस चंद समय के लिए साहब उठा रहे लग्जरी का लुत्फ। साहब को बस एक ही बात से संतोष होता है कि एयरपोर्ट के आखिरी बड़े साहब के तौर पर वे हमेशा याद रखे जाएंगे। तो अब क्योंकि बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा और एयरपोर्ट की ही बात कर रहे हैं। भव्य ऑफिस तो बना पर सुख के दिन बस इन 4 ही थे इन साहब के लिए। एयरपोर्ट के एक बड़े साहब हैं जिनके दिल में एक टीस है। वो टीस ये है कि टर्मिनल 1 पर अथॉरिटी
ने उनके लिए एक ऑफिस बनाया। 2 महीने पहले नए ऑफिस में शिफ्ट हो गया अधिकारी कर्मचारी और नया ऑफिस कुछ ऐसा भव्य है कि बस उसे देखते ही बनता है। बड़े साहब के कमरे से तो एयरपोर्ट का पूरा नजारा दिखता है। विशाल खिड़कियों से वो हर विमान का मूवमेंट भी देख लेते हैं। लेकिन अब अप्रैल से क्योंकि निजी हाथों में एयरपोर्ट जाने वाला है, निजी कंपनी के अफसर यहाँ पर बैठेंगे इस लग्जरी कमरे में और ऐसे में ये टीस जरूर इन अधिकारी के दिल में। कमरे का डर, जहां सचिवालय के मुख्य भवन में कमरे को लेकर भय है। करीब 5 साल पहले एक साहब की हुई थी गिरफ्तारी और इसके बाद यहाँ कोई अफसर नहीं बचा पाया अपनी कुर्सी। चंद माह बाद ही विवादों के कारण ये अफसर चलते बने थे और अब डर के कारण अफसर भी इस कमरे से मुंह मोड़ने लगे हैं। कमरे में वास्तु दोष का भी कारण कुछ अफसर बता रहे हैं। वास्तु दोष सही होने तक शायद ही कोई अफसर इस कमरे में पैर रखे। साहब लोगों की पार्टी, सचिवालय में साहब लोगों की पार्टी की गॉसिप है। बताया जाता है कि गत सरकार के बड़े नेताजी करते हैं इस पार्टी की अगुवाई। रोजाना पार्टी में साहब लोगों की मंडली खूब चर्चा करती है। गत सरकार में सेवानिवृत्त हुए साहब अपनी हाजिरी लगाते हैं, जो इस सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां पाने के लिए एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। साहब को कहीं न कहीं जुगाड़ बैठने की भी आस लगातार बनी हुई है कि इस बार कहीं न कहीं कुछ जुगाड़ यहाँ पर बन ही जाएगा। सचिवालय में साहब लोगों की पार्टी की गॉसिप है और गत सरकार के एक बड़े नेताजी भी पार्टी की अगुवाई करते हैं और रोजाना पार्टी में साहब लोगों की मंडली खूब चर्चा में रहती है। बंगाल की स्थिर राजनीति, पश्चिम बंगाल में गत 44 साल में बन पाए सिर्फ 3 मुख्यमंत्री की, जो एक स्थिर राजनीति का उदाहरण करता है पेश। 1977 से ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी ही सीएम रहे हैं। तीनों मुख्यमंत्रियों ने कम से कम 10-10 साल का कार्यकाल पूरा किया। ज्योति बसु तो रिकॉर्ड तोड़ 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य भी 10.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ममता बनर्जी चुनाव नतीजों तक पूरा कर चुकी होंगी 10 साल का कार्यकाल। बीते 44 सालों में पश्चिम बंगाल में 9 बार विधानसभा चुनाव हुए। हर चुनाव में जिस भी दल या गठबंधन की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से बनी। बड़े राज्यों में बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 1977 के बाद कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। 44 साल तक यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 9 बार चुनाव हुए, जहां पर अलग अलग सरकारें बनी हैं और गठबंधन सरकार भी बनी, पूर्ण बहुमत से बनी जब भी यहाँ पर सरकार बनी है। बड़े राज्यों में बंगाल एक ऐसा राज्य हो चुका है, शामिल है, जहां 1977 के बाद कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। एक आईपीएस और उनके 2 दोस्तों की चर्चा है। सिस्कीन के एक 5 सितारा होटल में ये आईपीएस जाते हैं। अपने 2 मित्रों के साथ अक्सर पार्टी करते हैं। होटल के बार में कई घंटों तक वक्त बिताते हैं। अक्सर रात 9 बजे होटल के बार में जाते हैं और रात 11 बजे तक होटल के बार में ही रहते हैं। लेकिन साहब अपनी सरकारी नहीं बल्कि निजी कार से इस होटल में जाते हैं। अपने 2 साथियों के साथ, 2 दोस्तों के साथ यहाँ पर काफी वक्त गुजारते हैं। सिस्कीन के 5 सितारा होटल में जाते हैं ये आईपीएस। अपने 2 मित्रों के साथ यहाँ जाते हैं, इस होटल में पार्टी करते हैं, बार में घंटों वक्त बिताते हैं। अक्सर देखा गया है रात 9 बजे जाते हैं होटल के बार में और रात 11 बजे तक होटल के बार में रहते हैं। लेकिन साहब अपनी सरकारी नहीं बल्कि निजी कार से पहुंचते हैं होटल। याद आ रही बहन जी, एक विधायक को इन दिनों याद आ रही है बहन जी की। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे ये विधायक जी। विधायक अपने क्षेत्र में बहन जी की रीतियों नीतियों की प्रशंसा करते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नेताजी का मोह भंग हो चुका है, न मंत्री बन पाए और न ही सत्ता में भागीदारी मिल पाई। ऐसे में बहन जी को याद कर बहला रहे हैं दिल, ताकि भविष्य में वापसी करने में कोई परेशानी ना हो। तो अब उन्हें बहन जी की याद सता रही है। एक विधायक इन दिनों याद कर रहे हैं अपनी बहन जी को। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे ये विधायक जी। विधायक अपने क्षेत्र में अब बहन जी की रीतियों नीतियों की प्रशंसा करते नजर आते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नेताजी का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि न मंत्री बन पाए और न ही सत्ता में भागीदारी इन्हें मिल पाई और ऐसे में बहन जी को याद कर अपना दिल बहला रहे हैं। विरोधी नहीं थे नेताजी और नेहरू। नेताजी की 125वीं जयंती पर फैलाई गई कई तरह की अफवाहें। नेताजी और नेहरू को लेकर कई किस्म की अफवाहें हैं, लेकिन नेहरू और नेताजी की दुश्मनी की बात केवल दुष्प्रचार है। सक्रिय राजनीति में नेताजी और नेहरू में अच्छे संबंध थे। नेताजी को अध्यक्ष पद से हटाने का विरोध कांग्रेस में किया था अकेले नेहरू ने। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने दिया था नेताजी को बड़ा जिम्मा। नेताजी ने प्लानिंग कमीशन की पूरी योजना बनाकर नेहरू को दी थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दोनों के संबंधों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दोनों की दुश्मनी की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के बीच में जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी थे नेताजी और नेहरू, तो ऐसा नहीं है। 125वीं जयंती नेताजी की, जिस पर ये अफवाहें फैलाती हुई नजर आ रही है।